नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर क्या कोई फैसला होने जा रहा है? क्या यूपी को लेकर कोई बड़ा निर्णय होने वाला है? क्या महाराष्ट्र को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है? क्या नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट पर फाइनल मोहर लगने वाली है? रविवार को नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाला है, मैं आपको बता दूं, और कम से कम 50 से ज्यादा मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। एनडीए के सभी दलों को मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिलेगी। नरेंद्र मोदी इस बार एक मिलीजुली सरकार चलाएंगे और सरकार पूरे 5 साल चलेगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन एक और चीज है जो 5 साल तक चलेगी, और वो है मोदी के खिलाफ हर रोज एक नया नैरेटिव फैलाने का निर्णय। बीजेपी ने चुनाव में लगे झटकों का जो विश्लेषण किया है, उसकी शुरुआती रिपोर्ट क्या आई है आप जानते हैं? गांव-गांव, गली-गली में, शहर-शहर, व्हाट्सएप के जरिए, पर्चों के जरिए कुछ ऐसा फैला दिया गया जिसको बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। मोदी के नाम पर विरोधियों ने कुछ भी झूठ फैलाया और यह सिलसिला आज भी जारी है। अगले 5 साल तक मोदी विरोधी खेमा हर रोज एक नया झूठ लेकर आएगा। मोदी के खिलाफ एक नया और खतरनाक प्लान बनाया गया है। मोदी को फंसाने के लिए एक नया जाल बिछाया गया है। उस जाल के कुछ पन्ने आपके सामने खुलते हैं। मोदी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, राहुल, खड़गे, अखिलेश लिख कर रख लें। मोदी से कोई मोल भाव नहीं कर सकता, तेजस्वी, ममता, उद्धव कागज पर नोट कर लें। मोदी अपनी शर्तों पर एनडीए की सरकार चलाएंगे, तीसरी बार आएंगे। इंडी अलायंस वाले कान खोलकर सुन लें। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की मीटिंग वाली इस एक तस्वीर ने इंडी अलायंस के फेक न्यूज इकोसिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में दरार पैदा करने के लिए सुनियोजित तरीके से झूठ की नई नई दुकानें खोल दी गई हैं। इस फेक न्यूज वाली दुकान को कांग्रेस ऑपरेट कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रमोट कर रही है, आरजेडी मिर्च मसाला डालकर परोस रही है, उद्धव गुट वाले हर घंटे नए नए झूठ को ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी के सारे दुश्मनों का टारगेट एक ही है, मोदी को किसी तरह शपथ लेने से रोको, मोदी को कमजोर कर दो। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को लेकर कुछ ऐसा झूठ फैला दो कि एनडीए बिखर जाए, किसी तरह इंडी की सरकार बन जाए। इंडी गुट के मोदी विरोधी इकोसिस्टम का पहला झूठ यह कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी से बार्गेनिंग कर रहे हैं, बड़ा मंत्रालय मांग रहे हैं, बड़ा पोर्टफोलियो चाह रहे हैं। और इस नैरेटिव के प्रचार के लिए अखबार के पन्ने भर दिए गए, तरह तरह के भ्रम पैदा किए गए। एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि नीतीश को पेट्रोलियम और कृषि मंत्रालय चाहिए। दूसरी जगह छपा कि मोदी के पार्टनर्स सरकार बनवाने के लिए अपनी लिस्ट लेकर पहुंच गए। तीसरे ने लिखा टीडीपी और जेडीयू लोकसभा स्पीकर के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। बैक टू बैक ऐसे दर्जन भर से ज्यादा आर्टिकल्स छप गए। एनडीए के भीतर दरार पैदा करने की कोशिश की गई। पढ़ लीजिए क्या लिखा गया। आखिरी लाइन में मोदी के लिए तानाशाह चिपकाया, ऊपर वाली लाइन में 100% झूठ फैलाया। इंडी अलायंस की झूठ वाली इस फैक्ट्री को सबसे ज्यादा आगे कांग्रेस ने ही बढ़ाया। सबूत कांग्रेस के एक नेता का यह पोस्ट है जिसमें इसने लिखा, जेडीयू ने मोदी से गृह मंत्रालय मांगा, इंडस्ट्री और जल शक्ति डिपार्टमेंट मांगा। फिर इसने लिखा, टीडीपी ने मोदी से स्पीकर पोस्ट मांगा, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय मांगा। और इसके बाद अखिलेश की पार्टी ने मोदी पर यह विवादित पोस्टर बनाया। अब की बार बैसाखी पर सरकार वाला टेक्स्ट चिपकाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे वायरल कराया। राहुल और इंडी अलायंस की झूठ वाली दुकान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब फर्जी है। सच तो यह है कि न चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से स्पीकर की कुर्सी मांगी, न नीतीश ने गृह मंत्रालय की डिमांड की। किसी ने कुछ नहीं मांगा, और यह बात खुद एनडीए के वो पार्टनर्स ऑन कैमरा कह रहे हैं जो मोदी को एनडीए का नेता चुनते वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूद थे।
कौन अब सरकार में आता है नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे सुनता हूँ कि इसने ये मांग की वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, एक साथ चुनाव लड़े हैं और 1995 से एनडीए हम लोग भाजपा के साथ है और सबसे पुराने एलआई हैं, इसलिए बदलने का कहाँ कोई सवाल उठाता। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इसको परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है और हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। जो भी ऐसा कहा जा रहा है वो केवल समाज में देश में भ्रम फैलाने के लिए किया। किन शर्तों पे साथ रहेंगे, क्या मंत्रालय चाहिए, इस तरह की कुछ बात हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, उनका अधिकार क्षेत्र है, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। मोदी और इंडी वालों में यही फर्क है। मोदी के सामने न तो कोई किसी तरह की लिस्ट लेकर आ सकता है और ना ही कोई ट्विस्ट लेकर आ सकता है। मोदी से कोई ये नहीं कह सकता कि वो कैसे सरकार चलाएंगे। मोदी ये खुद तय करते हैं कि वो सरकार कैसे चलाएंगे, किस किस को मंत्री बनाएंगे। और जो फेक इकोसिस्टम एनडीए के सहयोगियों की डिमांड लिस्ट को लेकर मनोहर कहानियां सुना रहा है, उस इकोसिस्टम को आज आंध्र से आई इस खबर को नोट करके रख लेना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एनडीए सरकार में टीडीपी की पोर्टफोलियो डिमांड वाली खबर सरासर झूठ है। एनडीए की मीटिंग में ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई। इंडी अलायंस के झूठ के बीच सच यह है कि आंध्र प्रदेश की सरकार चंद्रबाबू नायडू चलाएंगे, देश की सरकार नरेंद्र मोदी चलाएंगे। बिहार को नीतीश बाबू संभालेंगे, देश को नरेंद्र मोदी संभालेंगे। और जो लोग भ्रम फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग पोर्टफोलियो वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुमा रहे हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह मोदी की सरकार है, जिसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता और ना ही कोई मोदी पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इंडी गुट वाले अभी भी 1990 और 1999 वाली प्रेशर टैक्टिक पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के खिलाफ हर घंटे फेक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अखिलेश से लेकर संजय राउत तक, राहुल की पार्टी से लेकर तेजस्वी की पार्टी तक, हर कोई तरह तरह के प्रपंच फैला रहा है। एक कह रहा है मोदी की सरकार नहीं बनेगी, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा कह रहा है आज नायडू नीतीश एनडीए के साथ खुश हैं, कल कोई और उन्हें खुश कर सकता है। यह सब एक वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं तो कोई खुश और भी कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी, बस। और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे मोदी और शाह है। ये चंद्रबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्रबाबू जी उनके साथ है। हमारी उनको शुभकामनाएं। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है।
लेकिन झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठा मोदी विरोधी इकोसिस्टम यह भूल रहा है कि यह साल 2024 है और नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो 24 से आगे की सोचते हैं, न किसी से डरते हैं, न किसी को डराते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, मगर किसी से दबते नहीं हैं। तभी तो जब नीतीश की पार्टी के नेता कैमरे पर आते हैं तो पहली लाइन से क्लियर कर देते हैं कि वो एनडीए में हैं और रहेंगे, और इसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है, वो मोदी के ही साथ है। हां, विशेष राज्य के सवाल पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। यूसीसी पर भी जेडीयू खिलाफ नहीं है, मोदी के साथ ही है। अग्निवीर स्कीम पर भी चर्चा के पक्ष में है, वो यहां भी मोदी के खिलाफ नहीं है। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। मैंने बता दिया, कोई प्री कंडीशन नहीं। अमेंडमेंट की बात करेंगे सर या हटाने की बात करेंगे? अग्निवीर योजना नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए उसमें। चंद घंटों के बाद मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी तय है, इसीलिए इंडी वाले इतने बेचैन हैं, मोदी पर हमलावर हैं। मोदी को टारगेट करते करते इंडी अलायंस सियासत की बेसिक डिसेंसी भी खो चुका है। उसे लग रहा है कि मोदी नीतीश नायडू के इस तरह के पोस्टर वायरल करा के वो एनडीए को तोड़ देगा। लेकिन मोदी विरोधी गुट को यह पता ही नहीं है कि मोदी के जमाने में गठबंधन 5 साल का टर्म भी पूरा करेगा, काम भी करेगा। मोदी बिहार में नीतीश को फ्री हैंड देंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, और इसका हिंट अभी से मिलने लगा है। नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहां दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर है, सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रखिए। एक चीज है स्पष्ट तौर पर कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और नीतीश जी दोनों प्रतिबद्ध हैं, और दोनों का गठबंधन सिर्फ इसी बेस पर होता है कि बिहार के विकास के लिए नेचुरल अलायंस के साथ काम कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार में हमेशा प्रमुख रोल में रहे हैं, और एनडीए को उन्होंने कहा है कि हम पार्ट थे, हैं और रहेंगे, और जनादेश एनडीए के पक्ष में मिला है। तो इसलिए कहीं किसी को जो चोर दरवाजे से आके ताक झांक करते रहते हैं जनता का जनादेश प्राप्त करने की, उनको कहीं से हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, वो इसी जुगत में रहते हैं। अब वो सफल नहीं होंगे, उनकी मंशा कभी पूरा नहीं होगी। नीतीश को बिहार में फ्री हैंड, चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में फ्री हैंड, गठबंधन ऐसे ही तो चलता है। याद कीजिए, मोदी के यही विरोधी 2014 में कहा करते थे कि मोदी देश कैसे चलाएंगे, विदेश नीति कैसे संभालेंगे। मोदी ने देश भी चलाया, विदेशों में भारत का सिक्का भी जमाया, और अब 2024 में एनडीए की सरकार भी मोदी अपने अंदाज में ही चलाएंगे। नरेंद्र, नायडू और नीतीश तीनों को पता है कि साथ रहना जरूरी है। तीनों जानते हैं कि 24 के नतीजे के बाद दुश्मन थोड़ा और मजबूत हो गया है, इसलिए साथ साथ रहकर ही लड़ना पड़ेगा। वैसे भी अभी तो नीतीश को बिहार का चुनाव जीतना है, नायडू को आंध्र में अपनी सरकार चलानी है। ऐसे में वो सेंटर से झगड़ा मोल नहीं ले सकते, साथ रहकर ही आगे बढ़ सकते हैं। और अब टीडीपी के खेमे से भी ये क्लियर इंडिकेशन आ गया है, एनडीए एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात जो है, जो चर्चा जो आज हुई है, उनसे चर्चा ज़्यादातर जो है क्या जिम्मेदारी है, क्या लेना, क्या, जैसे सभी लोग बोलते हैं क्या डिमांड है, डिमांड की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। तो जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए, गठबंधन है, गठबंधन में क्या होता है कि बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई और छोटा भाई है, तो सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो वही हमारा इरादा है, सबके साथ चलना है, सबके साथ सबका विकास करना है। मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी को विश्वास है, ये बात आज क्लियर कर दी गई यहाँ पर आज की मीटिंग में कि एनडीए के हिस्सा आप रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। बिल्कुल, साथ में चलें, इससे पहले चलें, आज भी चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। टीडीपी ने अपना स्टांस क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के सामने कोई डिमांड नहीं रखी है, साथ चलने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस के नेता और राहुल के करीबी पवन खेड़ा
कैसे फेक न्यूज के सहारे एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये पोस्ट इसका एग्जाम्पल है। पवन खेड़ा ने अपनी टाइमलाइन पर चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड जो वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो पुराना था और वीडियो में चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाने वाले लोग वाईएसआर कांग्रेस के थे, ना कि टीडीपी के कार्यकर्ता। लेकिन पवन खेड़ा ने इसमें यह ट्विस्ट देने की कोशिश की कि आंध्र के लोग चंद्रबाबू नायडू से नाराज हैं और जब पवन खेड़ा की फेक खबर पकड़ी गई तो वो चुपचाप अपना पोस्ट डिलीट करके निकल गए। इसके बाद जयराम रमेश ने एक भ्रामक पोस्ट किया। संसद भवन के बाहरी हिस्से में रीडेवलपमेंट वर्क के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को पुरानी संसद के गेट नंबर 5 के पास मौजूद लॉन में मूव किया गया, तो जयराम रमेश ने उसमें भी ओछी सियासत शुरू कर दी। उधर जयराम रमेश ने पोस्ट किया, इधर पवन खेड़ा ने पहले उसे महाराष्ट्र के नतीजों से जोड़ दिया, फिर उसमें 400 वाला नैरेटिव जोड़ के मोदी 400 पार हो जाते तो सच में संविधान खत्म कर देते, इस तरह का फर्जी टेक्स्ट फिट करके डर का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और यह पोस्ट डिलीट तक नहीं की। इंडी अलायंस के नेताओं ने झूठ की ऐसी ही बाढ़ लाकर वोटर्स को गुमराह कर यूपी से महाराष्ट्र तक वोट बटोरे हैं। संजय राउत ये कंफ्यूजन तैयार करके महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने की है। ये कंफ्यूजन तैयार करने वाले लोग हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मागासवर्गीय जनता को ये बताया कि संविधान खतरे में है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान हम बदल डालेंगे, ये तो झूठा प्रचार किया गया, सब तरफ झूठ फैलाया गया। आदिवासी समाज में भी झूठी खबरें, कंफ्यूजन तैयार किया गया कि आदिवासी का हक हम निकाल देंगे, उनके हक पर हम गदा लाएंगे। जहां तक मराठा समाज का सवाल है, उनको भी समाज को भी बताया गया कि हम मराठा आरक्षण के खिलाफ है। जातिवाद की राजनीति, कंफ्यूजन की राजनीति एक तरफ हो गई जो जीत में गई, और विकास की राजनीति जो हमने की, और विकास की राजनीति करने वाले हम सब पर थोड़ा हार का सामना करना पड़ा। हर समाज को ये मालूम हो जाएगा कि इंडी आघाड़ी वालों ने हमसे झूठ बोलकर वोट लिए हैं। महाविकास आघाड़ी वाले क्यों नहीं बताते कि ईवीएम बराबर नहीं है? अब जीत गए तो ईवीएम बराबर है, मशीन बराबर है। हार जाते तो कहते मशीन बराबर नहीं थी। ये झूठी बातें करते हैं, झूठा बोलकर वोट लेते हैं, लेकिन जनता एक बार भ्रमित हो सकती है, बार बार भ्रमित नहीं हो सकती। मोदी के शपथ से पहले इंडी अलायंस का फेक न्यूज वाला यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ये इकोसिस्टम अभी भी लगा हुआ है, हर घंटे फर्जी खबरें फैला रहा है। बाकायदा खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं कि नतीजों के बाद अजीत पवार कैंप के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं और वो पाला बदल सकते हैं। ऐसी फेक थ्योरीज को इंडी अलायंस वाले टॉप लेवल से प्रमोट कर रहे हैं। ये कहकर महाराष्ट्र के वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं कि एनडीए में शामिल अजीत पवार की पार्टी का एक नेता इधर जा रहा है, एक नेता उधर जा रहा है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और इस फेक न्यूज फैक्ट्री के झूठ का खुलासा खुद महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने किया है। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। 24 के चुनाव में इंडी अलायंस झूठ की ऐसी बाढ़ लेकर आई जिसे बीजेपी समय रहते काउंटर नहीं कर पाई। झूठ का ऐसा बोलबाला हुआ कि मोदी का सच दब गया। इंडी अलायंस ने क्या क्या वायरल कराया, लिस्ट देखिए। अमित शाह का आरक्षण के खिलाफ वाला एडिटेड वीडियो वायरल हुआ। अरुण गोविल का दलित के घर खाना न खाने का एडिटेड वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी नेताओं द्वारा SC/ST मुर्दाबाद का एडिटेड वीडियो वायरल करवाया गया। मनुस्मृति वाला संविधान लागू करने का पीएम मोदी का एडिटेड वीडियो फैलाया गया। किरोड़ीलाल मीणा का आरक्षण खत्म करने का एडिटेड वीडियो वायरल हुआ। यादवों के अपमान का मोदी का एडिटेड वीडियो घुमाया गया। आरक्षण के खिलाफ मोहन भागवत का एडिटेड वीडियो ट्रेंड करवाया गया। मराठा समुदाय को लुटेरा कहने का
पीएम मोदी का एडिटेड वीडियो वायरल कराया गया। कर्नाटक के लोगों को पापी कहने का पीएम का एडिटेड वीडियो वायरल हुआ। अभिनेता आमिर खान, रणवीर का पीएम की आलोचना वाला डीप फेक वीडियो भी वायरल कराया गया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। सैकड़ों फेक पोस्ट बनाए गए, वायरल कराए गए, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया। फैलाने वालों का सबूत भी देख लीजिए, पढ़िए। अपनी डीपी में राहुल की फोटो लगाए शख्स ने क्या लिखा है। यह कह रहा है इंडी अलायंस को मिली सीटों की कामयाबी का क्रेडिट दबंग योगी और स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम के हैंडल को जाता है। इसने नीचे लिखा, उस एक वीडियो ने 24 का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया। फिर इसने नीचे लिखा, उस वीडियो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो वीडियो लोकल लेवल पर हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गया। अब इसके जवाब में देखिए दबंग योगी नाम के हैंडल ने क्या रिप्लाई किया। उसने हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ जवाब दिया। उसके नीचे किसी आशिक खान ने लिखा, आपकी सर्विस के लिए शुक्रिया, रिस्क लिया आपने। इसी तरह डीपी में राहुल की फोटो लगाए शख्स को स्पिरिट ऑफ कांग्रेस हैंडल का भी रिप्लाई आया। इसने भी स्माइली और हाथ जोड़ने वाली इमोजी से जवाब दिया। इंडी अलायंस की ये फेक न्यूज फैक्ट्री जिस एडिटेड वीडियो को लेकर एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, वो वीडियो कोई और नहीं, अमित शाह का एडिटेड वीडियो था, जिसे इस तरह से एडिट किया गया था कि लग रहा था मानो अमित शाह कह रहे हों, वो आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस एडिटेड वीडियो को कांग्रेस, सपा, आरजेडी इन सारे हैंडल्स ने खूब प्रमोट किया और बीजेपी समय रहते इस फर्जीवाड़े को एक्सपोज नहीं कर पाई। नतीजा, चुनाव में नुकसान हो गया। आज बड़ा प्रश्न जो लोगों के सामने तो ये खड़ा हो रहा है कि जो वादे राहुल गांधी जी ने किए थे उसका क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों से पूछ रही हैं कि वो जो 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया था, अब वो उसको पूरा करे और जहां जहां पे महिलाएं कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, बजाय के निवेशकों को डराना और ये साजिश रचना कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर अनाप शनाप प्रश्न चिन्ह उठाकर लोगों को गुमराह करना। लेकिन अब नए सिरे से मोदी की शपथ से पहले फेक वीडियो बनने शुरू हो गए हैं, फेक पोस्ट आने शुरू हो गए हैं। सैंपल देखिए, कल तक मोदी पीएम नहीं बनने वाले ये कहने वाले जयराम रमेश अब 1/3 प्रधानमंत्री वाला टेम्पलेट लेकर आए हैं। 24 में मोदी की नैतिक हार हो गई, इस तरह के पोस्ट कांग्रेस की टाइमलाइन पर दिखने लगे हैं। मोदी के खिलाफ फिर वही गाली गलौज शुरू हो गई है। सब कांग्रेस के टॉप लीडर्स के हैंडल से हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत का यह पोस्ट देखिए, कह रही हैं बीजेपी 500 के कम अंतर से 30 सीटें हारी, 1000 के कम अंतर से 100 से ज्यादा सीटें जीती, जबकि सच्चाई ये नहीं है। इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत अपना पोस्ट डिलीट करके चुपके से निकल गई। बात शीशे की तरह साफ है, मोदी की शपथ से पहले सुनियोजित तरीके से एक नई साजिश शुरू हो गई है और इसके मास्टरमाइंड इंडी अलायंस वाले ही हैं। इसीलिए वो बार बार मोदी हार गए चिल्ला रहे हैं। आज की तारीख में वो तो कहेगा कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, जब अलग होंगे तो वो कारण बताएंगे कि हम किन कारणों से अलग हुए। मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, एक तो ये मोदी की हार है, एनडीए की हार नहीं है। और मोदी जी को जो सीटें भाजपा को मिल गई वो एनडीए को वजह से मिली, एनडीए को मोदी जी की वजह से नहीं मिली। आप प्रदेशों का उठा के देख लीजिए। तो मोदी जी जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर उसे अपने सर पे बैठा लेगा एनडीए तो एनडीए डूब जाएगा। और अब 24 से आगे की लड़ाई मोदी के लिए आसान नहीं रहने वाली। विरोधी अब हर रोज एक नया झूठ लेकर आएंगे, हर चुनाव में फेक नैरेटिव फैलाएंगे। मोदी को इस चुनौती का सामना भी करना है, विरोधियों को जवाब भी देना है। अच्छी बात यह है कि एनडीए का पूरा खेमा मोदी के साथ है और अब आने वाले दिनों में आर या पार की लड़ाई है। और योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। वो थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। और इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की ही हो रही है। सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ के हर एक मूव पर है।
यूपी में हार के बाद योगी का एक्शन प्लान क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की टैली जैसे ही इस स्कोर पर अटकी, सबकी नजरें योगी आदित्यनाथ पर आकर टिक गई। सवालों की बौछार शुरू हो गई। देश के सीएम नंबर 1 अपने ही राज्य में बीजेपी की जमीन क्यों नहीं बचा पाए? यूपी में बीजेपी की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? खराब कैंडिडेट सिलेक्शन से हारे या भीतर घास से? चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैंने जो फतेहपुर से संबंध बनाया वो संबंध हमेशा रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। इन सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हार की समीक्षा बैठक में देंगे। लेकिन लीडर कौन होता है जो हार से विचलित हुए बिना आगे की जीत का मार्ग प्रशस्त करने में जुट जाए? नतीजों के बाद योगी का एक्शन प्लान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की 25 करोड़ जनता के लिए उनके मन में क्या है। कोई और नेता होता तो खराब नतीजों के फौरन बाद जनता दरबार नहीं लगाता, एक एक व्यक्ति के पास खुद चलकर नहीं आता और उनकी अर्जी को पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ता। लेकिन योगी ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन का कार्यक्रम नहीं बदला। लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निवारण के लिए अफसरों को तत्काल काम पर लगाया। योगी इसीलिए देश के नंबर 1 सीएम हैं। यूपी में हार जीत के कई फैक्टर सामने आए हैं। उनमें बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और किसानों की नाराजगी जैसी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। योगी ने तत्काल इन मुद्दों के समाधान की दिशा में युद्ध गति से काम शुरू कर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में योगी ने पूरा एक्शन प्लान अफसरों को बता दिया है और चेता दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी का आगे का एक्शन और प्लान क्या है उसे भी समझ लीजिए। बेरोजगारी से निपटने के लिए यूपी के तमाम सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। हर विभाग के अधिकारी खाली पड़े पदों की जानकारी फौरन भर्ती चयन आयोग को भेजेंगे। चयन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात, चयन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए योगी का एक्शन प्लान क्या है? गन्ना पेराई का अगला सत्र शुरू होने से पहले सभी किसानों को फुल पेमेंट करें। अफसर इसमें किसानों को पूरा सहयोग करें और गन्ना मिल से कोऑर्डिनेट करें। अगले सत्र में गन्ना उन्हीं मिलों को देना सुनिश्चित हो जिनका भुगतान का रिकॉर्ड अच्छा है। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के भुगतान में देरी नहीं हो। कामगारों को समय पर पेमेंट सुनिश्चित किया जाए। गांव और छोटे कस्बों में बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। जीएसटी कलेक्शन के लिए फील्ड अफसरों का टारगेट सेट हो। टैक्स चोरी न हो, इसका सिस्टम फुल प्रूफ बनाने का अफसरों को निर्देश दिया गया है। विकास योजनाओं के लिए समय से बजट आवंटित हो और समय से खर्च सुनिश्चित हो। यूपी के बुंदेलखंड को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में ये मिथ भी टूट गया। बुंदेलखंड और उससे सटी बांदा, जालौन, हमीरपुर और फतेहपुर में बीजेपी की हार हुई। सिर्फ झांसी सीट ही बीजेपी जीत सकी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर फोकस बढ़ा दिया है। यहाँ सूखा बड़ी समस्या है, लिहाजा मेगा पेयजल योजना को जल्द पूरा करने का निर्देश योगी सरकार ने दिया है। इसके तहत झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का आखिरी चरण जल्द पूरा किया जाएगा।
हर गांव में एक ट्रेंड प्लम्बर नियुक्त किया जाएगा, जैसे बिजली के लाइनमैन होते हैं। इसमें ITI करने वाले हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। योगी यूपी के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सबके लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष लोकसभा नतीजों के बाद अलग ही नैरेटिव चला रहा है। नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा बार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, उसी के बड़बोले पर मैं जो बयानबाजी की है उसकी वजह से इस हालत में आ गई। विपक्ष योगी को हटाने का स्कोप ढूंढ रहा है, लेकिन मोदी को योगी पर पूरा भरोसा है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। योगी और मोदी ने यूपी के विकास की जो कहानी मिलकर लिखी है, उसमें योगी अब भी बहुत उपयोगी हैं। इसकी वजह वो 4 फैक्टर हैं जो योगी के पक्ष में जाते हैं। पहला फैक्टर, मोदी का भरोसा कायम है। दूसरा, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा फैक्टर, सरकार का योगी मॉडल। चौथा फैक्टर, यूपी में योगी बेहद पॉपुलर हैं। लिहाजा योगी को हटाने का विपक्ष का मंसूबा पूरा नहीं होगा। जो लोग लोकसभा में हार का ठीकरा योगी पर फोड़ना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए एनडीए यूपी में 44 सीट हारा है, 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, 26 सांसद अपनी सीट जीत नहीं पाए हैं। सांसदों से स्थानीय जनता की नाराजगी हार की बड़ी वजह बनी है। लोकल मुद्दे चुनाव पर हावी रहे हैं। दलित ओबीसी मतदाता इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऐसा कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से होता दिख रहा है। पूर्वांचल में जो अलायंस बीजेपी ने किया था वो बिल्कुल नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह परिवारवाद पर अखिलेश और राहुल को घेरते रहे, लेकिन पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने बीजेपी गठबंधन में अपने बेटों को ही टिकट दे दिया। जनता को ये हजम नहीं हुआ और दोनों के बेटे हार गए। संजय निषाद के बेटे को संत कबीर नगर की जनता ने हरा दिया, तो घोसी में राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गए। निश्चित रूप से हम लोग अच्छे काम किए थे, उसको समझाने में नाकामयाब रहे। उस उत्साह में हमको लगता है कि सबके जीत रहे हैं तो कुछ उदासीन हो गए, कुछ निष्क्रिय हो गए। हमको लगता है दूसरा विषय की जो कुछ नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दे दिए आरक्षण के मुद्दे पर, जिसको विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव सेट करके उसको कैश कराया सिस्टम से, और नॉन जाटो जितने भी दलित थे 23% में, उनको उन लोगों ने मूव करा लिया और पिछड़ी जातियों में भी मूव कराकर उन लोगों ने इसका लाभ उठाया। इसके वजह से आ गया। और कुछ टिकट उकट जिसको नहीं मिला था उन लोगों ने उदासीनता और निष्क्रियता दिखाई। इसके वजह से ही 2-3 हमको लगता है जो नॉन जाटो थे, मैंने पहले बताया कि उनके अंदर भय पैदा करके वो नैरेटिव सेट करके वोट ले लिया गया। एनडीए के नेता यूपी में हार की वजह राहुल गांधी की 8,500 रुपए महीने वाली गारंटी को भी मान रहे हैं, जिससे गरीब वर्ग लालच में आ गया। इसकी झलक भी लखनऊ में देखने को मिली, जब कई महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गईं और राहुल गांधी के गारंटी फॉर्म की मांग करने लगी। क्या जानकारी मिली आपको? बस यही हुआ कि फॉर्म मिलेगा तो 8,500 रुपए महीना आया करा करेगा बैंक में, गरीबी के उससे, बस यही तो बस पता है। तो जब आप यहाँ पहुँची तो क्या आपने को फॉर्म मिला? नहीं मिला। किसी को फॉर्म मिला यहाँ पर? बहुत से लोग को मिला, बहुत पब्लिक लेके गई, बस हम ही लोग रह गए थे। हमारे मोहल्ले के 6-7 लोग, जब भी हम लोग गए चलो हम लोग भी चले लेने गए। तो राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार बन रही है इस समय? अब ये नहीं पता भैया, सुना है रही है। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। गारंटी कार्ड आप लोग को मिला फिलहाल कि नहीं? फॉर्म नहीं मिला। कांग्रेस ऑफिस में गई तो किसी ने कुछ जानकारी आप लोग को नहीं दी? कुछ नहीं, बस यही हुआ कि कागज बढ़ते गए, सब यही बात कहते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग का ही नसीब फूटा है। लिहाजा आगे राहुल और अखिलेश के लिए ऐसे मतदाताओं को संभालना आसान नहीं होगा। उन्हें इस चुनाव में आरक्षण हटाने के मुद्दे, संविधान बदलने की बात,
भर्ती पेपर लीक के मामले, बेरोजगारी के मुद्दे, अग्निवीर योजना को खत्म करने के मुद्दे पर समर्थन मिल गया। साथ में मुसलमानों का एक मुस्तोड़ भी मिला, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ और दो लड़कों की जोड़ी को फायदा हुआ। और अब बात इंडिया टीवी काउंटिंग डे कॉन्टेस्ट के विजेताओं की। काउंटिंग के दौरान रजत जी ने इंडिया टीवी के दर्शकों से 3 बेहद आसान सवाल पूछे थे। अब आपको दिखाते हैं उन 20 विजेताओं के नाम जिन्होंने सही जवाब देकर 1-1 लाख रुपए का नगद इनाम जीता है।